हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस का समाधान। जी हाँ, जीएस का समाधान जो डेली आपके लिए आता है सुबह 10 बजे। तो इसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए फ्री ऑनलाइन आपकी कोचिंग है। ठीक है, तो इस कोचिंग के माध्यम से आपको फ़ायदा उठाना है। कैसे उठाना है कि जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएँ उनको सॉल्व करो आप। ठीक है, उनको जो है कमेंट बॉक्स में बताओ या अपने आप एक पेपर पेन लेकर के खुद से सॉल्व करो, ताकि आपको पता चले कि कहाँ आपने गलती की है और कहाँ पे आपको सुधार करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे आपकी किरण की सीरीज़, जिसके अंतर्गत जो अब की बार हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स को हम लोग पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद ख़त्म करेंगे केमिस्ट्री को। तो इतना याद रखिएगा। आपके यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं 101st क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए। और हाँ, एक चीज़ और, जब लास्ट में आपके लिए यहाँ पर एक क्विज़ भी होगा। ठीक है, क्विज़ का मतलब ये हुआ कि जैसे ही लास्ट क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको देना है, वो मैं आपको नेक्स्ट डे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या कह रहा है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को क्या कहा जाता है। 5 सेकेंड है, जल्दी से इसका जवाब बताइए। अच्छा, एक चीज़ और, कई लोग मुझसे ये कह रहे थे कि टाइम थोड़ा कम लगता है। ठीक है, तो 5 सेकंड मैं एवरेज में मान ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें 1-2 सेकंड हमेशा आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब राइट आंसर की यहाँ पे बात की जाए आपसे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 3 यानी कि प्लाज्मा। तो देखो कोई भी सॉलिड हो, जैसे आपका यहाँ पे बर्फ़ हुई तो बर्फ़ को पिघलाया आप, यहाँ पे आपका क्या बन गया, पानी बन गया। पानी को और गर्म किया तो गैस बन गया, और अगर आपने गैस को और गर्म कर दिया तो प्लाज्मा बन जाएगा। तो यानी सबसे ज़्यादा जो हीट होती है वो किसको चाहिए होती है, प्लाज्मा को। अब किसी को अगर ज़्यादा हीट दोगे तो वो टूट जाएगा ना, है कि नहीं है। अब टूटेगा तो अब प्लाज्मा किस में टूटे भाई, गैस से तो प्लाज्मा बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो फोर्थ स्टेट क्या है, प्लाज्मा, जिसमें टूट के वो क्या किस में टूटता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, लैम्बर्ट्स का लॉ किससे संबंधित है। फोटो भी बनी हुई है, अगर ध्यान नहीं है तो पहले इसका राइट आंसर बताइए आप जल्दी से। चलिए टाइम आप, तो देखिए अगर आप लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है नंबर 4, तब तो आपका सही माना जाएगा। तो इसको नोट जरूर कर लेना पहले। ठीक है, कि आपने यहाँ पे सही किया है या फिर गलत किया है। ठीक है, अगर गलत किया है तो वहाँ पे एक अलग से स्टार लगा देना। ठीक है, तो देखो इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, चमक यानी कि रोशनी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर कोई चीज़ बहुत गाढ़ी है यहाँ पे, ठीक है, जैसे शहद हो गया। अब शहद से अगर तुम यहाँ पे टॉर्च यानी ये लाइट का सोर्स दिखाओगे तो क्या उससे पूरी की पूरी लाइट निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। और वहीं पानी, पानी आपका क्या है, उससे थोड़ा कम गाढ़ा है, तो पानी से निकालोगे तो उसकी लाइट क्या होगी, पास हो जाएगी। यही क्या है, आपका लैम्बर्ट का लॉ है, जो किससे संबंधित है, इल्यूमिनेशन यानी चमक से संबंधित है। इससे आप क्या करते हो, जो ब्लड में आपके बिलीरुबिन होता है ना, उस बिलीरुबिन का पता लगा सकते हो उस रोशनी को उससे पास करा के। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लॉ है जो जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि ना तो मैटर को बनाया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ईजी है, जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 5 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया मैंने। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, पहले तो ये चेक करो कि अगर आपने सही किया है तो देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सवाल क्या पूछा गया था, मैटर के बारे में पूछा गया था। तो अगर मैटर के बारे में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो कभी भी याद रखना कि कंजर्वेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है आपका, कि मैटर जो है आपका ये बदल सकता है। किस में बदल सकता है आपका, ये भाई गैस में भी बदल सकता है, और उसके अलावा जैसे मान लो मैटर में ले लेते हैं वुड यानी लकड़ी, तो उसके अलावा ये ऐश में बदल सकता है। तो ये जो फॉर्म है, चाहे वो मैटर में हो चाहे वो उसके बदले हुए रूप में, अगर दोनों का वजन समान है तो उसी को क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जब भी मैटर का शब्द आएगा तो क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे मास लेंगे। और अगर सिर्फ एनर्जी की बात की जाए, यानी मास और एनर्जी की बात की जाए, तब हम लोग क्या लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए लीचे टेलियर प्रिंसिपल, तो ये किससे संबंधित है, तो भाई अगर हमारी रिएक्शनें होती हैं, ठीक है, अब रिएक्शन को हमें स्थायी भी तो करना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, नहीं कहते? तो यही केमिकल इक्विलिब्रियम किससे संबंधित है? लीचे टेलियर प्रिंसिपल से, कि जहाँ पे जैसी स्थिति होगी वैसी ही रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेसिबल को हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं? ईजी है मेरे ख्याल से, जल्दी से उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए या खुद से कहीं पर नोट कर लीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने यहाँ पे नोट भी कर लिया होगा। तो डेसिबल बहुत इजी है। किसकी यूनिट है? आपकी साउंड की यूनिट होती है। ठीक है, देखो एग्जाम में सवाल कुछ इस तरीके से भी आए थे अभी हाल ही में, कि उन्होंने पूछ लिया 2 से लेके 5 डेसिबल का जो साउंड है वो किसका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है आपके लिए। तो ये याद रखना, ये पत्ते जो हिलते हैं ना, पत्ते का जो हिलना है उसका साउंड आपका 2 से 5 डेसिबल के बीच में होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और वहीं अगर बात कर लें स्पीड ऑफ लाइट हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो भाई स्पीड है तो किस में मेजर करेंगे? मीटर पर सेकेंड में ही मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए। और वहीं अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग किसमें कर लेंगे? हर्ट्ज में इसको नाप सकते हैं। ठीक है, इजी था मेरे ख्याल से। 105 क्या कह रहा है? आइसोनेफ किसको प्रदर्शित करता है? तो मेरे ख्याल से जो नहीं पढ़ा होगा वही होगा। ठीक है, जरा फटाफट कमेंट, आपको कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर इसको नोट कर लीजिए, पहले अपना आंसर पहले नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लाउडीनेस। पहले इसको समझो। ठीक है, देखो सैलिनिटी अगर होगी अगर कहीं पे, तो सैलिनिटी को नापने के लिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। ठीक है, और वहीं अगर रेनफॉल की बात हो जाए, ठीक है, तो अगर रेनफॉल को अगर आपको नापना है तो क्या कहोगे यहाँ पे? आइसो हाइट कहोगे। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग उसको? आइसो हाइट या हीस्ट कह देंगे इसको। ठीक है, तो अब इसी तरह प्रेशर को नापोगे तो आइसो बार कह दिया जाएगा इसको। लेकिन अगर आपने क्या किया, अब आपने इन सबको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट रखी है ना, तो उन यूनिट को अगर हम कवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं, या उसकी क्लाउडीनेस को नाप रहे हैं, यानी उसकी क्षमता को नाप रहे हैं, यही होता है आइसोनेफ। आइसोनेफ का मतलब है क्लाउडीनेस, यानी वो क्षेत्र जिसमें आप उसको नाप रहे हो। तो ये एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप इसमें टेम्परेचर भी नाप सकते हो और उसके अलावा प्रेशर को भी नाप सकते हो। तो जनरल टर्म यहाँ पे केवल क्या था? क्लाउडीनेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एटमॉस्फेरिक लेयर यहाँ पे रेडियो वेव्स के द्वारा कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है? ईजी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन जल्दी से इसका खुद से या तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा या फिर नोट भी कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइनोस्फीयर। ठीक है, होता क्या है कि रेडियो वेव्स, क्या पूछा गया आपसे? रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है? वापस आती है। ठीक है, तो देखो ये जो आपकी आयनस स्फीयर होती है ना, ये आयनस स्फीयर में गैसेज होती हैं जो आयनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, क्या होती है? आयनाइज्ड फॉर्म में। है कहाँ पर? ये जो लेयर बन के आपके सामने आ रही है यही होती है आयनोस्फीयर। तो यहाँ से जो है आपका अगर सिग्नल जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा? आपके धरती के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो उसके लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? आयनोस्फीयर। और वहीं अगर देखो तो ये एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ये किस क्षेत्र में उड़ रहा है? ये उड़ रहा है आपका स्ट्रेटोस्फीयर के अपर क्षेत्र में। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओजोनोस्फीयर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और वहीं अगर मीजोस्फीयर की बात की जाए तो ये जो तारे वगैरह टूटते हैं ना, तो टूट के अब कहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? मीजोस्फीयर। और हमारी सैटेलाइट कहाँ पर है? तो वो होती हैं थर्मोस्फीयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 107वां, क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? ठीक है, ध्यान से सोचना, अपने लिए यहाँ पर टिक कर लेना पहले। ठीक है, फिर चेक करना राइट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लो टेम्परेचर ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्रायोजेनिक्स का मतलब ये होता है कि कई प्रकार की गैसेस हैं, जैसे आपकी यहाँ पे नाइट्रोजन हो गई या फिर हीलियम गैस का नाम सुना होगा। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उससे भी नीचे जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए 140 -140 डिग्री पर, तो इसको नीचे लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रायोजेनिक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर। यानी बाकी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो देखो इसका जो मेन उपयोग होता है वो कंप्यूटर में किया जाता है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको, कि मेडिसिन और दवाइयों में भी आपका लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपने चेक भी कर लिया होगा आपका राइट हुआ है या फिर रॉन्ग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108वां देखो क्या कह रहा है? मास और एनर्जी का जो संबंध है वो किसके कारण, कौन सी थ्योरी के कारण है? ठीक है, तो पहले अपना खुद से आंसर यहाँ पे टिक करना और फिर चेक कीजिएगा।
चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब खुद को देखिएगा, अगर आपने राइट आंसर किया हुआ है तो वहाँ पे +1 कर लेना, ठीक है। चलिए, और वहीं अगर मैं बात करूँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका मतलब क्या हुआ, तो सेम वही है, मास एनर्जी का संबंध। क्या कहता है भाई मास एनर्जी का संबंध? मास एनर्जी का संबंध ये कहता है कि जैसे मास में थोड़ा सा भी भार या इनर्शिया है ना, ऐसे ही एनर्जी में भी क्या है, थोड़ा सा भार या फिर उसका इनर्शिया होता है। इसी को कहा जाता है मास का एनर्जी से संबंध, कि दोनों में ही कहीं ना कहीं इनर्शिया आपस में क्या है, संबंधित होता है, कॉमन होता है, ठीक है। अच्छा, वहीं एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो है, तो ये होती है ग्रेविटी से संबंधित। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों ही रिलेटिविटी थी, इसलिए कंफ्यूजन ये होता है कि जनरल उठाएं या स्पेशल उठाएं। जनरल का मतलब सामान्य है, ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटी से संबंधित। किससे संबंधित हो गया? जी से आपका जनरल, जी से ग्रेविटी। अगर स्पेशल है तो किससे हो जाएगा अब आपका? मास और एनर्जी से। और ये दोनों ही ये सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए, ठीक है। चलिए, अब अगला सवाल लेते हैं 109। अब इसमें या पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है कि निम्न में से एक्यूरेटली किसको मेजर करना है? स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी छोटे से समय को अगर नापना है तो कौन सी घड़ी का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। पहले यहाँ पे राइट आंसर को अपने बुक में नोट करना या फिर कमेंट बॉक्स में बताना, और फिर चेक करना कि सही आंसर आपने दिया है या फिर नहीं दिया है। इस चीज़ पे मत पड़ा करो कि मैंने दिया कि नहीं दिया, डरा मत करो, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। चलिए, मेरे ख्याल से ऑनलाइन कोचिंग का अब आपको थोड़ा सा फायदा भी मिलेगा यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। तो एटॉमिक क्लॉक के द्वारा आप स्मॉल टाइम इंटरवल को तो नाप सकते हो, ठीक है, माइक्रो में आप इसे नाप सकते हो, माइक्रो सेकेंड में, ठीक है। लेकिन तो ये क्वार्ट्ज क्लॉक क्या होती है, यहाँ तो कन्फ्यूजन इसी वजह से तो आया। तो जो तुम हाथ की घड़ी पहनते हो ना, इस हाथ की घड़ी में जो आपका क्वार्ट्ज होता है, ये वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए होता है, ठीक है। जो दादा दादा के ज़माने में घड़ी होती थी, तो उसी को कहते थे क्वार्ट्ज की घड़ी। और वहीं अगर बात की जाए व्हाइट डॉर्फ और पल्सर की, तो ये तो तारे हैं, यहाँ पे तारों का कोई भी संबंध नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 110, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहे हैं हमसे कि हम लोग कभी भी अगर पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारी अचानक से नाक क्यों जो है वहाँ से खून निकलने लग जाता है, ठीक है। पहले ध्यान से आप ऑप्शंस पढ़ना, फिर अपने कॉपी में नोट करना, और फिर चेक करना राइट आंसर क्या है। अच्छा देखिए, अब अगर मैं आपसे राइट आंसर की यहाँ पे बात करूँ तो पहले ऑप्शंस देख लो। यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे ग्रेटर लगा दिया गया, यहाँ पे इंक्रीजेज लगा दिया गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3। अब पहले चेक कर लो आपका सही है या फिर गलत हुआ, ठीक है। अब इसको समझते हैं। तो देखो होता क्या है कि जैसे ही आप पहाड़ों पर जाते हो ना, ऑक्सीजन की आपके शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक। अब कमी होगी तो हृदय क्या करेगा? ब्लड को बढ़ाएगा या घटाएगा? तो आप क्या कहोगे? बढ़ाएगा। अगर हृदय ने ब्लड को बढ़ा दिया तो आपके शरीर में कौन सा प्रेशर बढ़ गया? ब्लड प्रेशर बढ़ा, ना कि ग्रेटर हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज, यानी वो बढ़ जाता है जब आप ऊपर जाते हो। उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा। तो यानी बाकी के ऑप्शन अपने आप ही क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 111, ठीक है। फिर से वही होगा, आप लोग पहले यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? डेंजर सिग्नल में केवल लाल रंग का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। अब खुद से टिक कीजिए इसका आंसर क्या होगा, और फिर चेक कीजिए कि यहाँ पे सही आंसर क्या था। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर जो होगा, आप खुद से चेक करना राइट आंसर आपका सही है या गलत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंडर गोज लीस्ट डेविएशन। क्या मतलब हुआ, अब इसको समझते हैं। मुझे बताओ, रेड का सबको पता है कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा क्या होती है? हायर होती है, ठीक। अब इसकी हायर है तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाती है? सबसे तेज हो जाती है। ये याद रखिएगा कि वेवलेंथ अगर तेज है तो स्पीड भी क्या होती है? तेज होती है। लेकिन अगर हम लोग इसके छितराव यानी स्कैटरिंग की बात करें तो ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। तो वेवलेंथ इसकी क्या है? सबसे ज़्यादा, तो आपकी स्कैटरिंग क्या हो जाएगी? सबसे कम। तो डेविएशन भी क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो वेलोसिटी अगर लोएस्ट का है तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। लीस्ट प्राइड का यहाँ पे कोई कॉमन सेंस नहीं बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 112। बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़ना। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ठीक है। पहले खुद से यहाँ पे आप ऑप्शन टिक कीजिए और फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। अब आपको थोड़ा ऑनलाइन कोचिंग का भी लाभ मिल रहा होगा धीमे धीमे।
देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब खुद से चेक करना कि सही है या फिर गलत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ये क्या करता है, ये जो आपका माइक्रोस्कोप ये है सिंपल। अगर कभी भी जासूसों वाले ग्लास देखें बड़े वाले, ठीक है, जो जिनमें डंडा लगा रहता है, यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसमें कौन सा लेंस लगा होता है, ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये एक वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन देखो कैसी इमेज है, इमेज आपकी लार्ज है आपके ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग मैग्नीफायर भी कहते हैं। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस की अगर आपसे बात की जाए, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस आपकी कौन सी बीमारी को ठीक करता है, अब उसका नाम क्या बताओगे, ये भी चेक करो खुद से, हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं इसको, हाइपरमेट्रोपिया, यानी जो पास को जो आगे जिस व्यक्ति को नहीं दिखता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस यानी मायोपिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 113वां क्या कह रहा है कि अगर पानी पे जो तेल की बूंदें हैं वो अगर फैलती हैं तो किस कारण से फैलती हैं, ठीक है। पहले खुद से अपने लिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऑप्शन को टिक करना और फिर देखना राइट आंसर क्या है। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ऑयल ड्रॉप यहाँ पे किस पे हो रही है आपकी, पानी पे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये पूछा गया है, ये है पानी क्लियर, तो ऑयल ड्रॉप इसके अंदर क्यों नहीं जा पा रही। तो बात किस हो रही है आपकी, यहाँ पे लेयर की बात हो रही है ना, और लेयर में क्या होता है आपका, सरफेस टेंशन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अब अगर आपका सही हुआ हो तो अपने में +1 जोड़ लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं अगला सवाल। तो मेरे ख्याल से बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पे क्या हो गए होंगे आपके, गलती हो गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सा डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है। पहले ईमानदारी से खुद अपना आप राइट ऑप्शन लिखिएगा, फिर चेक कीजिएगा यहाँ पे सही क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रेक्टिफायर। अगर सही है तो +1 ऐड कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या होता है, तो एसी क्या होती है आपकी, ऊपर नीचे जाती है, ठीक है, और डीसी क्या है, सिंपली एक लाइन की तरह चलती है। तो एक तरीके से देखो आपने उलझे हुए धागे को सीधे धागे में बदला, ये कार्य किसका है, रेक्टिफायर का। वहीं अगर ये प्रोसेस में उल्टा कर दूँ, यानी डीसी को एसी में बदल दूँ, तो ये किसका कार्य हो गया, ये कार्य होता है ऑसिलेटर का। फिर से बोल रहा हूँ मैं, रेक्टिफायर का काम क्या है आपका, एसी से डीसी बनाना, और इसी का उल्टा काम कौन करता है आपका, ऑसिलेटर करता है, ठीक है। अब इसको याद भी रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 क्या कह रहा है आपसे कि नॉट जो है आपकी, ये गांठ नहीं है एक्चुअली, नॉट ही होगा, ठीक है, हिंदी में भी। तो इन्होंने पूछा है कि नॉट किसके लिए नापा जाता है। ईजी भी है, लेकिन पहले खुद से आप इसका ऑप्शन टिक करना अपनी कॉपी में या फिर कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, पहले खुद से चेक कीजिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगर सही किया है तो +1 अपना वहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नॉट जो है आपकी, ये नॉटिकल माइल को नापने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है, कि अगर आप 1 घंटे में कितने नॉटिकल माइल चलिए, यही क्या है, नॉट है, यानी स्पीड ऑफ शिप होती है, ठीक है। अगर इसी तरह देखा जाए तो सोलर रेडिएशन को किससे नापोगे, तो सोलर रेडिएशन को आप वॉट पर आवर में नाप सकते हो, ठीक है, और सॉरी वॉट पर मीटर स्क्वायर में नाप सकते हो। और वहीं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ये तो बहुत ही रिपीटेड सवाल है, इसे हम लोग रिएक्टर स्केल से नापते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 116 पहले पढ़ना है हमें। क्या कह रहा है कि मेन स्विच जो है घर का, अगर उसे हमने डिसकनेक्ट कर दिया मेन स्विच को, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने आप ही यहाँ पे अलग हो जाती है, ठीक है। 5 सेकेंड है, जल्दी से पहले खुद में आप यहाँ पे लिख दीजिए राइट आंसर क्या है, फिर हम आप चेक कीजिए कि आपने ऑप्शन आंसर आपका सही है या फिर गलत है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब खुद ने अगर आपने ठीक किया है तो वहाँ पे आपने लिए एक क्वेश्चन का मार्क बना दीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो पहली बात कि लाइव वायर जो है आपका ये अलग होता है, और उसी के साथ में न्यूट्रल वायर होता है, यानी कि LN होता है, ठीक है। LN क्या होता है, हमेशा साथ में रहते हैं, और वहीं इस LN के लिए एक अलग से वायर जाता है। तो एक तरीके से ये कह दो कि अर्थ वायर से ही क्या बनता है आपका, न्यूट्रल वायर में यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। तो अर्थ से क्या निकला है आपका न्यूट्रल वायर, ये देखो ये कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे याद रहेगा कि न्यूट्रल वायर अलग होता है और अर्थ वायर आपका अलग होता है, बिल्कुल ही, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं अगला सवाल। क्या कह रहा है हमसे कि हीट किस माध्यम से सूरज से धरती पर पहुँचती है, ठीक है। पहले खुद से यहाँ पे आप ऑप्शन टिक कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे राइट आंसर क्या है। देखिए अगर आपने यहाँ पे टिक किया था ऑप्शन नंबर 3 तो यहाँ पे +1 कर लीजिए, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि वहाँ पे आसमान में अगर देखा जाए अंतरिक्ष में वहाँ वैक्यूम है, ठीक है। तो या वैक्यूम हो या फिर आपकी गैस हो, इन दोनों ही माध्यमों में आप यहाँ पे क्या उपयोग करते हो, रेडिएशन, इसलिए आपने ऑप्शन क्या लिया यहाँ पे, रेडिएशन, ठीक है। अब देखो कन्वेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो कन्वेक्शन का इस्तेमाल हमेशा किस में किया था, सिर्फ गैस में, लेकिन यहाँ पे क्या था आपका, बिल्कुल ही वैक्यूम था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ रेडिएशन। तो यानी यहाँ पे कंडक्शन भी गलत हो जाएगा और कन्वेक्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं, 118, बॉयस लॉ किससे संबंधित है। पहले खुद से यहाँ पे टिक कीजिए अपनी नोटबुक में और फिर देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर ऑप्शन नंबर 1 आपने टिक किया है तो अपने लिए 1 मार्क जोड़ लीजिए, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बॉयस लॉ ये कहता है, आपने एक सिरिंज देखी है कभी, ठीक है। अब सिरिंज में क्या होता है, वो उसको नीचे की तरफ दबाते हैं, तो नीचे की तरफ दबा रहे हैं तो क्या बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और अगर नीचे की तरफ दब रहा है तो वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है, उसमें जो अंदर भरा हुआ है घट रहा है। यही क्या है आपका, यही है बॉयस लॉ। बॉयस लॉ ये कहता है कि अगर किसी चीज़ पे आप प्रेशर डालोगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा अथवा बढ़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। वहीं एक है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ता है, यानी वीटी। तो वीटी यहाँ पर क्या हो गया, ये किससे संबंधित होता, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो ये होता आपका चार्ल्स लॉ से संबंधित, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से अगर सबसे ज़्यादा जो है गंभीर जलन किसके कारण होती है। आपको ध्यान होगा अगर आपने कभी भी खाना बनाया होगा कुकर में। चलिए फटाफट जवाब दे दिए कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपने राइट यहाँ पे ऑप्शन लिखा है ऑप्शन नंबर 3 तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए +1, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि स्टीम में एक चीज़ होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मुझे बताओ कि पानी को गर्म कर रहे हो ना, तो एनर्जी किसको दे रहे हो, पानी को। अब वो एनर्जी किस में चली गई, भाप में। तो ज़्यादा एनर्जी किस में मानी जाए, पानी में या भाप में, तो आप कहोगे भाप में। इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है आपकी, हीट है। तो हीट सबसे ज़्यादा किस में है, स्टीम में। इसीलिए वो आपके यहाँ पे ज़्यादा जलन होती है जब आप स्टीम से पास होती हो। कितनी लगभग एनर्जी ले लेता होगा, तो 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अब इसको याद भी रखिएगा। चलिए अब आगे चलिए, तो ये है आज का आपका क्विज़। क्विज़ क्या कह रहा है आपसे कि 120 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर अचानक से टेम्परेचर कम हो रहा है तो निम्न 4 ऑप्शंस में से क्या बताएगा, तूफान, बारिश या फिर ठंडा मौसम। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम पे जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टाइम पे जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी बायोलॉजी की, तो उसके लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।